साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। साथियों, कुछ समय पहले 29 से 30 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया था। यह समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। स्मरण रहे कि 29 जुलाई 2020 को एनईपी की घोषणा की गई थी। साथियों, इससे पहले कि इस समागम में हुई चर्चा एवं उसमें लिए गए निर्णयों के बारे में आपको अवगत कराऊं, यहाँ यह पहले जान लेना आवश्यक है कि एनईपी की मुख्य बातें क्या हैं और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। साथियों, शिक्षा का विषय बहुत व्यापक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो सहयोग कीजिए। लेकिन शिक्षा की मौजूदा एवं भावी तस्वीर खींचने का मैंने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक निवेदन और है, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। साथियों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें पढ़ाई शुरू करने से लेकर रोजगार तक संपूर्ण अवधि के दौरान बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे? क्या ऐसा करना संभव है? जी हाँ, संभव है, यदि हम संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को सृजनशील बना दें और रुझान तथा क्षमता के आधार पर सभी युवाओं को पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सकें। ऐसा डॉक्टर कलाम का कहना था। इसलिए यदि हम कहें कि 2020 की नई शिक्षा नीति में डॉक्टर कलाम की उक्त भावना को साकार रूप दिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1986 के बाद 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था और 2020 में नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया था। 1968 और 1986 के बाद यह स्वतंत्र भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति की सबसे प्रमुख विशेषता को लें तो इसमें 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली की जगह अब 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके अलावा इसके बाद जो है 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, यानी व्यावसायिक और दक्षता निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। किसी बच्चे की यदि पेंटिंग या कंप्यूटर या किसी अन्य विषय में रुचि है तो उसे संबंधित संस्थान में स्कूल द्वारा इंटर्नशिप के लिए जो है भेजा जाएगा, ताकि वह अपनी दक्षता को वहाँ पर और उसमें निखार ला सके। छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण पहल है छठी कक्षा से ही बच्चे के प्रति। और चौथा स्टेज जो है कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा और यह 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। और लचीलापन निश्चित तौर पर यह सुनने में अटपटा लग सकता है कि साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग का क्या संबंध है, लेकिन लचीलापन जो है इस एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषता है।
ताकि अपनी प्रतिभा एवं अभिरुचि के अनुरूप छात्र जो हैं पाठ्यक्रम चुन सकें। छात्रों को न केवल मनोकूल विषय से जुड़े पाठ्यक्रम चुनने का अधिकार होगा, बल्कि सामान्य ऐच्छिक कोर्स में भी वह अन्य स्ट्रीम के कोर्स पढ़ सकेंगे। इसका यही तात्पर्य है कि विज्ञान वाला छात्र मानविकी से संगीत या मार्केटिंग का कोर्स भी अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकता है और उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। नई नीति के अनुसार एक और महत्वपूर्ण बात है, 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आंकलन किया जाएगा और उसी के हिसाब से उनको जो है आगे उनका कक्षा में प्रवेश होगा। साथियों, बोर्ड परीक्षा सरल होगी, इसलिए बोर्ड की परीक्षाओं पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है और जो बच्चों की आपाधापी होती है बोर्ड एग्जाम में, उससे उनको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और अब बोर्ड परीक्षा में जो है मुख्य जोर रटने के बजाय वैचारिक समझ और अनुभवजन्य ज्ञान पर होगा। यानी बच्चे की जो वैचारिक समझ है और उसने जो अनुभव अब तक लिया है उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रश्न पत्र होंगे। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और यह सर्वविदित है कि मातृभाषा से बच्चा जो है अपने विषय को और अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। नई नीति में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, जिसे हम कहेंगे बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू की गई है। यानी आप जब चाहें कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और जब चाहें एग्जिट भी कर सकते हैं। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आज की व्यवस्था में अगर हम देखें कि अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश कोई विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ पाता है, तो फिर उसके आगे कोई विकल्प नहीं होता और उसे एक प्रकार से अपनी इंजीनियरिंग जो है छोड़नी पड़ती है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में यह व्यवस्था की गई है कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद बैचलर डिग्री तथा 4 साल पूर्ण करने के बाद रिसर्च के साथ जो है डिग्री मिल जाएगी। यानी हर वर्ष जो है कोई ना कोई विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इससे क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि विद्यार्थी को एक बार अपनी पढ़ाई छोड़कर जाने के बाद वापस आकर अपनी शेष पढ़ाई को पूरा करने का अवसर मिलेगा। यह विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यह छात्रों के हित में हम इसको एक बड़ा फैसला भी कह सकते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने के अनेक कारण हो सकते हैं और घरेलू परिस्थितियां हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति हो सकती हैं। तो इस वजह से विद्यार्थी में जो ड्रॉप आउट का धब्बा लग जाता है वह नहीं लगेगा, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। और इस नीति में यह आज़ादी भी होगी कि छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में भी दाखिला ले सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एकल विषयक संस्थानों, यानी जहाँ जैसे लॉ है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं आदि को समाप्त कर बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। यानी वहाँ पर केवल इन्हीं विशेष पाठ्यक्रमों पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, वहाँ और भी पाठ्यक्रम जो हैं प्रारंभ किए जाएंगे। इस शिक्षा नीति में ज्ञान परंपरा का समावेश है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न भी संजोया गया है। साथियों, इन सबको अमली जामा पहनाने में यानी कार्य रूप में परिणत करने में विद्यार्थी की प्रमुख भूमिका को माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने और कौशल
लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट दोनों पर समान रूप से जोर दिया गया है, और प्रत्येक छात्र में जो उसमें निहित अद्वितीय क्षमताएं हैं उसको सामने लाने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही चरित्र निर्माण एवं छात्रों का समग्र विकास, उनकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप को विकसित करने पर भी जोर है। ऐसी ही बहुत सारी बातों को एनईपी में शामिल किया गया है, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास की दिशा में एनईपी में प्रयास किया गया है। साथियों, राष्ट्र की उन्नति में शोध एवं नवाचार यानी रिसर्च एंड इनोवेशन की अहम भूमिका को समझते हुए इस पर बहुत जोर दिया गया है एनईपी पर यानी नई शिक्षा नीति पर। इसलिए इसकी महत्ता को समझते हुए अब विश्वविद्यालय जो हैं शोध एवं नवाचार को स्नातक स्तर पर ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की सोच रहे हैं। साथियों, यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होने से इस पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। इसलिए इस नीति में केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है एनईपी में। अभी अगर हम देखें तो शिक्षा पर सरकारी खर्च का 4.43% ही है। इस नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जल्दी लागू होने की आशा है, और उसके बाद पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक ही तरह का सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा। साथियों, अब हम विचार करते हैं उस शिक्षा समागम पर जो आयोजित हुआ है अभी हाल में, जैसा ऊपर कहा है। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिक्षा समागम के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को मिशन मोड में लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका की सराहना की। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कहा कि देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में यानी सीबीएसई में एक समान पाठ्यक्रम होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं,
और ये 22 भारतीय भाषाएं जो हैं ध्यान में लाना यहाँ पर आवश्यक होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी 22 भारतीय भाषाएं रखी गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का विमोचन भी किया। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा समागम जो है आने वाले समय में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में यदि कहें कि एक मील का पत्थर साबित होगा तो कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर इस एनईपी में जो है जोर है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात 27% के आसपास है, तो स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने वालों की संख्या कम है। तो इसका तात्पर्य यही है कि यदि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने लगेगी तो फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने वाले छात्रों का जो नामांकन अनुपात है वो बढ़ेगा। साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी आने वाले महीनों में तमाम विषयों पर 1000 किताबों को स्थानीय भाषा में लाने की तैयारी कर रहा है और यूजीसी का लक्ष्य है कि ऐसी 1500 किताबों को जारी किया जाएगा। इससे क्या होगा, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुविधा होगी और वे आसानी से अपना अध्ययन जारी रख सकेंगे। स्नातक स्तर पर बीए है, बीकॉम है और बीएससी फर्स्ट ईयर पहले वर्ष के जो छात्रों को हर भारतीय भाषा में किताबें उपलब्ध होंगी, ऐसा यूजीसी का कहना है। इसके अलावा साथियों, यहाँ गौर करने योग्य है कि मध्य प्रदेश 2022 से मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे प्रयास जारी हैं और निकट भविष्य में वहाँ भी मेडिकल और टेक्निकल विषयों की जो है पढ़ाई हिंदी माध्यम से होने लगेगी। मोदी का कहना है कि यह शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और भविष्य की तकनीक को समान महत्व दिया है, यानी इन दोनों का जो मिश्रण है उससे हमारी आगे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आगे बढ़ेगी और निर्देशित होगी इन दोनों से। हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है, इसका यही तात्पर्य है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है, जब स्पेस टेक की बात होगी यानी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है, जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आएगी, रक्षा प्रौद्योगिकी की बात आएगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल ही हिट होगा, यानी कम कीमत पर सर्वोत्तम जो है गुणवत्ता या डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो विशेषता है उसकी हर जगह विश्व में चर्चा होगी। साथियों, प्रधानमंत्री ने योग है, आयुर्वेद है, कला है, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी भविष्य की अपार संभावनाएं जुड़ी होने के कारण इससे नई पीढ़ी को परिचित करवाने की बात भी कही है और उन्होंने आह्वान किया है कि छात्र जो हैं इन सारे विषयों से अवगत हो सकें। भारतीय भाषाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहाँ समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने उसे पिछड़ेपन की तरह पेश किया है और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसलिए आज भारत ने इस हीन भावना को पीछे छोड़ने की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे स्वयं हर जगह इसीलिए हिंदी में भाषण देते हैं। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री की ओर से कही जाएगी। आज सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होनी प्रारंभ हो गई है, तो इसलिए
इससे युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा। और जैसा ऊपर कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं जब कॉलेज, स्कूल या कॉलेज के अध्ययन के विषय होंगे, उन भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में जब ये पढ़ाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, अपनी भाषा अस्मिता को बचाए रखना और उसमें कार्य करने में गौरव का अनुभव महसूस करना। साथियों, मोदी का स्पष्ट मत है कि युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना, यानी उनका आकलन किया जाना सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए एनईपी में मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ, युवा जो प्रतिभा है उसके साथ असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है, जो वास्तव में बिल्कुल अक्षरशः सही है। इस मौके पर मतलब इस समागम पर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना बनाई गई है। यानी पहले 3 साल में कोई किताब का बोझ नहीं होगा बच्चे पर, बल्कि इसकी जगह जो है स्टोरी टेलिंग होगी, गीत होगा, डांस होगा, खेल होगा, और उनके बीच जो है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाए जाएंगे, न्यूमेरेसी यानी गिनती के बारे में, गणित के बारे में बच्चों में ज्ञान जो है बढ़ाने की, उनकी क्षमता बढ़ाने के पर जो है फोकस किया जाएगा। ये राष्ट्रीय नीति की जो है पहला सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? भारतीय भाषा के अंदर पढ़ाने का माहौल बनाना। और तीसरी जो है प्रमुख उपलब्धि शिक्षा मंत्री ने कही कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कानून ले आना, यद्यपि अभी इसको जो है संसद से पारित किया जाना है। साथियों, प्रधान ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विदेशी विश्वविद्यालय निकट भविष्य में भारत में अपना परिसर भी खोलेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी खेल और शारीरिक गतिविधियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की है। ठाकुर का कहना है कि शिक्षा और खेल मंत्रालय प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं, और जिसके नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच में जो है उनके बीच नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 सहमति ज्ञापनों पर, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो निश्चित तौर पर इन MOUs से आगे कौशल विकास तथा उद्यमशीलता को बच्चों में बढ़ावा मिलेगा। साथियों, इस समागम में आयोजित 16 सत्रों में 16 जो सेशंस है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन तक पहुंच, न्याय संगत तथा समावेशी शिक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के जो मुद्दे हैं, और राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। और साथ ही इस समागम में शिक्षाविदों ने, नीति निर्माताओं ने, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को जो है सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विचार प्रस्तुत करने का मंच मिला, और राष्ट्र उनके विचारों से लाभान्वित भी हुआ, क्योंकि इन्हीं व्यक्त विचारों के आधार पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कुछ और सुधार आगे करने के लिए सहायता मिलेगी। साथियों, इसमें शिक्षा से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने जो बात कही, भारत को एक समान और ज्ञानवान समाज में उन्होंने परिवर्तित करने का संकल्प व्यक्त किया, यानी इस शिक्षा में किसी के प्रति कोई भेदभाव न हो करके
सभी को शिक्षा मिले और सभी अपना ज्ञान अर्जन करें, इसका सभी ने जो है एक प्रकार से आह्वान किया। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री SHRI, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना के अंतर्गत 6,207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की। उल्लेख करना जरूरी होगा यहाँ पर कि इस योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के मौके पर की गई थी और इसके तहत देश के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करके उन्हें आधुनिक विद्यालयों में बदलना है। इससे स्कूलों को मॉडर्न बनाकर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2022-23 से 2026 तक यानी 5 साल में इन स्कूलों पर कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित है। अपग्रेड किए गए स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक यानी NEP के मुताबिक जो है पढ़ाई होगी और इस स्कीम के तहत ग्रीन स्कूल डेवलप किए जाएंगे। उनमें क्या होगा, सोलर पैनल, LED लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो प्लास्टिक यूज और जल संरक्षण को शामिल किया जाएगा। निसंदेह इससे विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं और उससे निपटने के तौर तरीकों पर अपने स्तर पर पहल करने में सक्षम होंगे और आगे जाकर यही विद्यार्थी जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सरकार में अपने सुझावों से, अपने विचारों से महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, केंद्र की इस योजना से सरकारी स्कूलों के 18 लाख विद्यार्थियों के जो हैं लाभान्वित होने की बात कही जा रही है और जिनका चयन राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि छात्रों का समग्र विकास मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के अभाव में संभव नहीं है। यह शिक्षा की जो है असली कसौटी यही है कि छात्रों में मानवीय एवं नैतिक मूल्य जो है का समावेश हो। पश्चिमी जीवन शैली, तकनीक में सिमटती दुनिया, रियल के बजाय वर्चुअल लाइफ, शारीरिक खेलकूद की जगह गैजेट गेम्स हैं और बढ़ते एकाकीपन आदि ने युवाओं को एक खतरनाक गिरफ्त में लेना आज शुरू किया है और जिस वजह से हमें यहाँ पर मुख्य दिक्कत भविष्य में यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें दिक्कत यह आएगी कि हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का जो है समुचित दोहन करने में हमको दिक्कत महसूस होगी और इसलिए जो उक्त समस्याएं बताई हैं उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा सरकार को। अन्यथा हमारा युवा समाज एवं देश के लिए वरदान बनने के बजाय अनुत्पादक, बोझ एवं खतरनाक साबित होगा और इसलिए पहले ही अगर हम एहतियाती उपाय कर लें तो उससे हम इस समस्या से बच सकते हैं। साथियों, निसंदेह NEP के पूर्ण कार्यान्वयन में अभी भी तमाम चुनौतियां शेष हैं, जिनमें आर्थिक संसाधनों की कमी है, आधारभूत संरचना यानी इंफ्रा की समस्याएं हैं, शोध एवं विमर्श की भारतीय दृष्टि का अभाव है और शोध के अहम पड़ाव यानी PhD में प्रवेश प्रक्रिया की कुछ सीमाएं हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय की भी समस्या है। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें यह भी यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है कि आधुनिक तकनीक के बहुस्तरीय फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब इसके सही उपयोग को लेकर जरूरी सजगता और प्रशिक्षण हो। बच्चों को टैबलेट देने के पीछे सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे इसका इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं।
पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज में, वह हमें देखना होगा। और तकनीक के साथ शिक्षा हासिल करने को लेकर भी अभ्यस्त होंगे। ऐसा हमें ये देखना होगा कि इस टैबलेट के माध्यम से कि यदि बच्चा तकनीक के साथ यदि शिक्षा में भी अपना काम कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही समय समय पर हमें इस बात का मूल्यांकन तो करना ही होगा कि क्या यह व्यवस्था वाकई बच्चों के लिए लाभप्रद हो रही है या नहीं। इस प्रकार 26 करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे और 4 करोड़ से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ आज जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है। यानी इतना बड़ा जो मानव संसाधन है, जो हमारे स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, यह एक मिसाल है पूरे विश्व के लिए। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि 21वीं सदी की यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है कि 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक इसमें सबको शिक्षा उपलब्ध हो, कोई इससे छूटे नहीं, उसकी तो यह महत्वपूर्ण बात है। और आने वाले समय में भारत जो है ज्ञान की महाशक्ति में तब्दील होगा यदि ऐसा होता है। 2030 का जो लक्ष्य अगर पूरा होता है। साथियों, यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षा वही है जो अपनी संस्कृति से परिचित कराकर मनुष्य को संस्कारवान बनाए। वस्तुतः संस्कृति कुछ और नहीं है बल्कि उच्चतर जीवन मूल्यों के संवर्धन का ही तो नाम है। यदि हमारे जीवन मूल्य जो हैं आदर्श हैं, उच्चतर हैं, तो शिक्षा स्वयं ही वहाँ पे अपनी भूमिका अदा कर देती है। संस्कृति में धर्म और सत्य की विजय का भाव सदैव से विद्यमान रहा है और इस भाव की अभिव्यक्ति जो है हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों और मनोरम पर्वों के माध्यम से भी हमें होती रही है। हम इसमें बराबर अपनी संस्कृति को पाते हैं। तो इसलिए आज जब भारत की अध्यक्षता में G20 के देशों का वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी वसुधा ही, सारी पृथ्वी ही परिवार है, इस भारतीय दर्शन को विश्व को हम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की हम राह दिखा रहे हैं। इस उदात्त भावना का हम दिग्दर्शन करा रहे हैं G20 के देशों को। तो निसंदेह अपनी संस्कृति और संस्कारों से परिचित होकर ही हम आगे चलकर और आदर्श नागरिक बनकर देश सेवा में कुशलता से अपना हाथ बटा सकते हैं। और इस संबंध में नई शिक्षा नीति निश्चित तौर पर सहायक होगी, जिसमें न केवल विद्यार्थियों का योगदान होगा बल्कि समस्त शिक्षक समुदाय जो है इस महान कार्य में अपना हाथ बटाएगा, इस कार्य में साक्षी होगा। तो तभी हमारे देश की जो 21वीं सदी की यह नई शिक्षा नीति है अपने उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जो हमने सोचा है, जहां हमारे जाने का इरादा है। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और आप इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक जो भी देना चाहें अवश्य दें और शेयर भी कीजिएगा। शिक्षा नीति के बारे में एक प्रकार से मैंने सविस्तार उल्लेख किया है। और जैसा कहते आया हूँ कि कुछ किताबें जो जिनका लिंक मैं पहले दे चुका हूँ, उनको भी अगर देखें, अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन
मेरे आने वाले अगले सप्ताह ज्वलंत मुद्दे का अवश्य इंतजार कीजिए। और एक बार पुनः नमस्कार।